हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो हमारा होने वाला है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम ऑलरेडी मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन, उसके अंदर बेसिकली हमने जो पढ़ी थी टर्म्स वो पढ़ी थी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस क्या होता था? पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ। सेम डिस्प्लेसमेंट हो गया बस शॉर्टकट्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या करते थे हम? शॉर्टेस्ट पाथ। फिर हमने पढ़ा था स्पीड कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, जल्दी हो रही है, स्लो हो रही है। सेम उससे रिलेटेड हो गया था वेलोसिटी। फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो वहां जो भी फिनोमेना हमने पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था। अभी जब मोशन हो रहा है यानी पोजीशन जब चेंज हो रही है तो इसके पीछे के हमने कॉजेस नहीं पढ़े थे कि पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो तो हमने वहां स्टडी ही नहीं करा था। तो उसी से यहाँ पे क्लास जो हमारा ये जो चैप्टर है क्लास 9th का, ये स्टार्ट होता है फोर्स। तो उसके पीछे जो कॉजेस होते हैं वो होता है हमारा फोर्स। तो बेसिकली पहले समझते हैं फोर्स होता है क्या। अब हमारे घर में बहुत सारा सामान है जो रखा रहता है, आसपास बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं। कुछ चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे हैं जो पूरे साल स्टेशनरी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हम, है ना। कोई एक्सटर्नल बाहर से हमने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज करें, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डेली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। क्लियर। फॉर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि घर में जो गिलास होता है, पानी पीने के लिए आप क्या करते हो? उस गिलास को उठाते हो, देन उठा के आप जहां से भी आपको पानी लेना होता है तो वहां तक उस गिलास को लेकर जाते हो। तो उस गिलास ने पोजीशन चेंज करी, लेकिन कब? जब आपने उसको उठाया मतलब आपने उस पर क्या अप्लाई करी? फोर्स अप्लाई करी, है ना। तो यहाँ पे फोर्स होता है क्या बार बार? तो फोर्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धकेलते हैं, खींचना या धकेलना। अब ये खींचना या धकेलने से दो चीजें होंगी, या तो हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर पाएंगे या कोशिश करेंगे कि उसकी जो पोजीशन उसको चेंज कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स लगाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो डिपेंड करता है हमारे लगाए हुए फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, है ना। तो फोर्स क्या हो गया? पुश और पुल। इस केस में ध्यान से देखें तो ये जो है, ये लड़का जो है ये इस ट्रॉली को यहाँ पे पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है पुश यानी धकेलना, और ये कर रहा है पुल। तो जो पुश या पुल होता है उसे हम कहते हैं फोर्स, यानी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो क्या करेगी? मोशन की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। स्टेट मतलब रेस्ट पे लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए, डायरेक्शन में लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो उसे हम कहते हैं फोर्स। क्लियर। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट की बात करें तो हम इसको मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो इसके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में हम इसको धक्का मार रहे हैं और ये इसी डायरेक्शन में इसको खींच रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है इसको और ये इस डायरेक्शन में इस पे धक्का मार रहा है। तो इसे कहते हैं फोर्स, और इसका सिंबल होता है फोर्स का एफ। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है? छोटा सा होता है फोर्स, कुछ खास इतना बड़ा कोई डरने वाली बात नहीं है। फोर्स मतलब धक्का मारना या खींचना, ठीक है, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या तो चेंज होगी या चेंज करने की हम कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं फोर्स। ऐसे यूनिट होगी न्यूटन, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एन से। क्लियर। अब आता है फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है? जैसे कि हमने इससे पहले मैं बताया मोशन चैप्टर में, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज करना मतलब क्या है? और क्या कर रहा है वो? या तो पोजीशन चेंज कर रहा है या ऑब्जेक्ट, हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे वहाँ पे कि ऑब्जेक्ट रुक भी रहा है। तो एक एक करके वो सारे ही क्या है? फोर्स के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो पहला इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। यानी एक ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे रखा था इनिशियली, अब रेस्ट पे रखे ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में लाना है तो उस पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना।
तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि ये लड़का जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये रेस्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया। तो पहला इफेक्ट यह हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं फोर्स की हेल्प से। दूसरा, फोर्स क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। उसके लिए मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बनाया कि इस डायरेक्शन में बॉल किसी फोर्स एफ से जा रहा है, राइट, और यहाँ पे ये क्या है, ये नेट होता है जो हमारा, ये क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। कभी फुटबॉल नेट क्रॉस करके नहीं जाती है, यानी फुटबॉल की वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है उसने क्या कर दिया, इसके मोशन को स्टॉप कर दिया, वहां पे रोक दिया। तो फोर्स का दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे कि एक चलती हुई गाड़ी में हम ब्रेक मार देते हैं, टू व्हीलर है अपने पास या साइकिल चलाते चलाते हम हाथों से फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की वजह से नीचे क्या होता है, जो ब्रेक शू होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना। यानी वो जो व्हील है वो स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन होने के बाद वो हमारी जो बाइसिकल है वो रुक जाती है। सेम अगर ये बॉल ऐसे जा रही है, मान लीजिए अगर हम फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में एफ फोर्स से अगर जा रही है तो कुछ टाइम बाद सरफेस की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इस पे लगती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या करती है, धीरे धीरे इसके मोशन को रिटार्ड करेगी, स्लो डाउन करेगी और एक टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाएगा। तो वहां भी क्या हुआ, किसी फोर्स ने इस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका। क्लियर। तो पहला इफेक्ट रेस्ट से हम मोशन में ला सकते हैं, दूसरा मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, यानी एक्सीलरेट, जो पीछे हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन, फोर्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये पेडल्स होते हैं, हमें पता ना यहाँ पे पेडल्स होते हैं। अब पेडल जब हमें इसकी स्पीड बनानी होती है, हम पेडल्स को तेजी से घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। तेजी से घुमाने के बाद हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तेजी से, है ना, उस पर फोर्स लगाते हैं तेजी से। जितनी तेजी से फोर्स लगाएंगे उतनी तेजी से हमारी व्हीकल तेज चलेगा। पहले मान लीजिए स्लो चल रहा था व्हीकल, फिर तेजी से घुमाने लगे तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। और उसी फोर्स की हेल्प से धीरे 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 हम स्लो करेंगे तो वो, यानी फोर्स कम लगाना स्टार्ट कर देंगे पेडल पे, तो धीरे धीरे वो साइकिल की स्पीड जो है वो भी कम होने लग जाएगी। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो वही देखिए उसी फोर्स से, वो ब्रेक से हल्के सा फोर्स मारेंगे फिर स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड जीरो भी हो जाती है। दूसरा होता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है सूर्य कुमार यादव का। तो अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखा है तो उसमें देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव जो है, सामने आने वाली बॉल हो या ऑफ साइड में आने वाली बॉल हो या फिर लेग साइड में आने वाली बॉल हो, उन सबको ये देखिए शॉट ऐसे मारते हैं कि ये बॉल पीछे, बिल्कुल विकेट के पीछे जाके गिरती है। तो इन्होंने क्या करा, सिंपल जैसी बॉल आई इन्होंने क्या करा, एक डायरेक्शन दे दी, किसकी हेल्प से, बैट की हेल्प से फोर्स लगाया और फोर्स की हेल्प से क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन ही चेंज की। बॉल आ रही थी सामने से और सीधी बॉल को भी उन्होंने क्या कर दिया, पीछे की तरफ, ऑफ साइड की बॉल को भी पीछे की तरफ। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर। सेम वैसे ही इस साइकिल में अगर मुझे डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में करना है तो क्या करेंगे, हैंडल को हम ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने का मतलब क्या है, हैंडल पे ऐसे फोर्स लगा दिया। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो सेम फोर्स की हेल्प से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए लास्ट, फोर्स जो है वो शेप और साइज चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है। घर पे आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो जो ये आटा होता है इसका डो बनाती है, उसकी ऐसे एक बॉल होती है ना, एक बॉल बनाती है स्फेरिकल। सबसे पहले ये करती है, उस स्फेरिकल बॉल को क्या करते हैं, यहाँ इस चकले के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। फिर इसको इस बेलन की हेल्प से फोर्स लगाती है, प्रेस करते हैं। प्रेस करने की वजह से क्या होता है, जो ये स्फेरिकल बॉल होती है वो धीरे धीरे चपाती में यानी एक सर्कुलर डिस्क की शेप ले लेती है ना। तो क्या हुआ, जैसे फोर्स लगाया जो स्फेरिकल बॉल थी वो एक डिस्क की शेप में कन्वर्ट हो गई है। सेम फोर्स का अगर एक और एग्जांपल हम ले तो ये अगर स्प्रिंग है अपना, अगर इस पे हम फोर्स ऐसे लगाएंगे F, तो ये क्या होगी, अपनी चेंज कोइलिंग जो है इसकी ऐसे करके ऐसे चेंज हो जाएगी।
राइट। और अगर इसमें ऐसे लगाएंगे फोर्स तो ये ऐसे हो जाएगी। सेम अगर रबड़ बॉल है इसको ऐसे करेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। और इसी रबड़ बॉल पे अगर कंप्रेस करेंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी की शेप साइज को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गए फोर्स के इफेक्ट्स। अब बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो टाइप के फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स से पहले मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि रिजल्टेंट का मतलब होता है, यहाँ सिंपल सा समझ सकते हैं, टोटल। यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्स लगा रहे हैं उनका जो सम होगा, प्लस होके माइनस होके जो भी आंसर हमारे पास आएगा, जो भी रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया रिजल्टेंट। अब क्या है कि बैलेंस फोर्स में क्या कह रहा है कि जब नंबर ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हो और उन सब का सम अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है मतलब वो फोर्स जो है बैलेंस फोर्स होती है और वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। दोबारा समझते हैं। देखिए क्या है कि मैं एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पे लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर लग रही है 5 न्यूटन और नीचे लग रही है 5 न्यूटन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये वाली पॉजिटिव 10 हो गई, ये हो गई नेगेटिव 10, तो आंसर कितना आ गया 0। वहीं अगर बात करें हम वर्टिकली की, ऊपर पॉजिटिव 5 नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है इनकी 0। तो टोटल फोर्स 0 हो तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे ये दो आदमी क्या फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये लगा रहा है यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स और ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन फोर्स। तो अगर इसका रेफरेंस लें ओरिजिन का, ये अगर है तो ये अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो नेट फोर्स कितनी हो रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताया था। अगर एक डायरेक्शन ये पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, 50 माइनस 50 0, टोटल फोर्स आ गया अपने पास कितनी 50 माइनस 50 तो 0। 0 फोर्स का मतलब क्या है, इसने तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्स, जहां पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाता है यानी कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है बैलेंस फोर्स। वहीं दूसरी तरफ है अपने पास अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि जब सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के अलावा कुछ भी होगा, नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस होना स्टार्ट करता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। क्लियर? तो F कितना होगा, ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव 10, ये होगी नेगेटिव, तो 5 न्यूटन अभी भी बचा है, यानी इस 10 में से ये 5 का इफेक्ट खत्म, 5 है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, है ना, 5 न्यूटन की वजह से। तो अब क्या हो गया, सम क्या है 0 नहीं है, 0 नॉन जीरो जब होता है तो वो अनबैलेंस फोर्स होता है। अब इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये जो लड़का है इसने इस पे फोर्स लगाया F, तो इसने क्या करा, इसने अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ऐसे केसेस को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। सेम होता है अपने पास टग ऑफ वार में। टग ऑफ वार में क्या होता है, एक सेंटर लाइन होती है, एक रस्सी होती है सेंटर लाइन के बीच में होती है, इस तरफ भी रस्सी के इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड क्या होते हैं, कुछ मतलब कुछ लोगों ने यहाँ से पकड़ रखी होती है, कुछ लोगों ने वहां से पकड़ रखी होती है, उसको खींचते हैं। अब जिसके पास फोर्स ज्यादा होगी वो क्या कहेगा, वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींचे ले जाएगा।
और ये तभी होता है जब फोर्स का सम कैसा होगा, जीरो नहीं होगा, यानी फोर्स अनबैलेंस हो जाएगी। तो जिसके पास ज्यादा फोर्स होगी वो अपनी तरफ बाकियों को खींच के ले जाएगा और वो विनर हो जाता है उस गेम का। तो सेम टग ऑफ वार में भी अनबैलेंस फोर्स ही होती है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट दिया था, जो कि काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसी एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले थे उसी को बेस बना के न्यूटन ने अपने मोशन के सारे लॉ दिए थे। ठीक है, उसी के बाद से लॉ देना उन्होंने स्टार्ट किया था अपना। तो ठीक है, तो उनका इंक्लाइंड प्लेन ये एक्सपेरिमेंट क्या था, जरा इसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया ऐसा, राइट, जिसको थीटा एंगल पे मान लिया गया, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और इसकी जो हाइट है वो h हाइट है। क्लियर? h हाइट पे इंक्लाइंड प्लेन बनाया। सेम उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे इसी हाइट के इसी हाइट पे एक और इंक्लाइंड प्लेन इन्होंने ऐसे बनाया। ठीक है, तो पहला केस क्या था, उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से किसी बॉल को छोड़ते हैं हम, और ये प्लेन कैसा था, स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, यानी जिसपे बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, यानी एक तरह से ये आइडियल केस लिया था इन्होंने। ठीक है, ये पूरा प्लेन फ्रिक्शनलेस प्लेन था। इन्होंने कहा कि अगर किसी बॉल को रेस्ट पे ऊपर से रखते हैं तो उसको ऊपर से नीचे आने के लिए, इस प्लेन पे नीचे आने के लिए, स्लाइड करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ग्रेविटी ही क्या कर दे रही थी, इस पे फोर्स अप्लाई कर दी थी। ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली ये 0 पर था, यहाँ से आते आते यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ये अटेंड कर रहा था v, यानी यहाँ से ये इस पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट O पे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। इस केस में जो ये डिस्प्लेसमेंट इन्होंने इसने ट्रेवल किया वो था s डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट इसका s डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया। अब इतना ही नहीं, पहला केस ये कि इंक्लाइंड प्लेन ये लिया, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन जो था इसका एंगल दिया θ1। ठीक है, कंक्लूजन में साथ साथ लिखता रहूंगा जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी। θ1 जैसे यहाँ पे रेस्ट पे क्या था, यहाँ पे रेस्ट पे था इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे इसको छोड़ा ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम होने के बाद ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे सामने चढ़ गया। ठीक है, अब जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे जाएगा ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आते आते वेलोसिटी में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट, फिर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज करते करते वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पे जाके वो रुक गया और फिर वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s1। ठीक है, हाइट कितनी थी इसकी भी h हाइट थी सेम। ठीक है, तो इसने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट s1 किया। तो इट मींस ये कंडीशन से इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तभी हो सकता है जब थीटा और θ1 इक्वल होंगे, तो s और s1 इक्वल, तो दोनों की हाइट भी क्या हो गई, सेम। ये पहला ही इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। ठीक है, फिर क्या करा, इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, यानी यहाँ पे जो एंगल है इसको चेंज कर दिया θ2। कंडीशन क्या है कि जो θ2 है वो छोटा हो गया अब θ1 से। यहाँ से यहाँ तक की सिचुएशन तो इस बॉल की फिर से सेम। ठीक है, ये बॉल फिर ऊपर चढ़ेगी, ऊपर ही कितना चढ़ेगी, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, इसने भी उतनी ही ऊपर तक पहुंचा जब तक कि ये h हाइट अचीव ना कर ले। यहाँ से जब ऊपर गया तो वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 ये भी एक हाइट पे जाके 0 होगी। जब फिर मेजर किया तो उसकी हाइट और इसकी हाइट अगेन सेम, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, s2, और s2 जो था वो s1 से ज्यादा निकला इस केस में भी, और इस केस में भी जो हाइट थी वो दोनों की सेम। अगेन इतना ही नहीं, इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा और, ठीक है, डाउन कर दिया डाउन। ठीक है, फिर से क्या हुआ, अब ये वेलोसिटी फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई, फिर ऊपर चढ़ने लगी। इस एंगल को नाम दे दिया θ3। ठीक है,
यहाँ पे कंडीशन क्या था कि θ3 इस बार θ2 से छोटा है और θ1 से भी छोटा हो गया, राइट। ये हो गया क्लियर। तो फिर से बॉल ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ते चढ़ते बॉल जब पहुंची तो बॉल ने फिर से इस बार जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो करा h3, बट ये भी क्या हो रही है, एक h हाइट तक जाते जाते ही ये भी, यानी हर बार जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी और नीचे से जब ऊपर चढ़ रही थी दूसरे प्लेन पे तो h हाइट तक जाते जाते ही रुक जाती थी। इट मींस हर केस में डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा था हमारा, बट हाइट सेम आ रही थी। इट मींस यहाँ से जब बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम इसको छोड़ रहे हैं और छोड़ने के बाद जब वो वापस सामने वाले प्लेन पे चल रहा है तो हमेशा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है कि जितनी उसकी हाइट वो अचीव कर पाए सामने वाले की। ये केस कब है, जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पूरा प्लेन फ्रिक्शनलेस, एक आइडियल केस, ठीक है। फिर उसने लास्ट क्या करा, लास्ट में इस इंक्लाइन प्लेन को करके ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दिया, जीरो एंगल कर दिया, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एंगल हो गया जीरो। अब यहाँ से बॉल आई, अब वो बॉल आई, ये बॉल यहाँ आके, यानी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी से आई और फिर सीधा ये चलती गई, ये चलती गई चलती गई चलती गई, यूनिफॉर्म मोशन से सीधा 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 चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, जब तक कि ये h हाइट अचीव नहीं करती। इट मींस ये h हाइट अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस चलती रही, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बने रहना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसके बेसिस पे कंक्लूजन इन्होंने दिया था, ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल केस है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि बीच में सरफेस पे एक फोर्स और लगती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, वो अपोज करेगी। तो ऐसे ही फिर इस कॉन्सेप्ट को बेस बना के नए फिर इन्होंने एक और टॉपिक्स दिया फिर कि क्यों ऑब्जेक्ट्स रुक जाते हैं या अपने स्टेट चेंज कैसे करते हैं या क्यों नहीं करते, इन सब को लेके इन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट दिए। अब वो कॉन्सेप्ट हम जरा स्टडी करते हैं। उसमें से सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आया इनर्शिया। तो सबसे पहले एक टॉपिक आया इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बेसिकली होती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, टेंडेंसी कह सकते हैं, किसी भी मटेरियल मैटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंज, मतलब उसके स्टेट में कोई भी चेंज हो रहा है, स्टेट मींस वो मोशन में है या रेस्ट पे है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को होने से वो अपोज करता है, या आसान लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि कोई भी मैटर जो है एक तरह से ये वो उसकी आलसी वाली प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो क्या है, वो पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ है, वो उठना नहीं चाहता वहां पे, ठीक है। तो उस आलसी वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिंपल इनर्शिया। इनर्शिया समझ में आया, बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंज से, उसके स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है। एग्जांपल समझाता हूँ, मान लेते हैं ये एक पत्थर है, ठीक है। अब ये एक सरफेस पे रखा है, तो क्या अपने आप ये सरफेस से मूव करेगा, नहीं करेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये सरफेस पे क्या रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये मूव नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसको कोशिश भी करेंगे मूव करने की तो ये पहले अपोज करता है। अपोज कैसे करता है, तो उसके लिए मैं एक जरा समझाता हूँ एग्जांपल। इस पर हमें फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स कितनी लगाएंगे, इस पत्थर के अकॉर्डिंग। पत्थर अब बड़ा है, उस पर ऐसे हाथ से फोर्स लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पत्थर छोटा सा या इसकी जगह बॉल होगी तो उसको एक उंगली से भी लगाएंगे फोर्स, तो वो उसमें चेंज हो जाता है ना। तो इनर्शिया वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, किसी भी चेंज को, इसके स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज कर रहा है। अब इसको एक मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ मेरे पास मान लेते हैं दो बॉल है, सेम साइज की है, मतलब डायमीटर इनका सेम है, बट ये हो गई एक स्टील की बॉल और ये हो गई एक टेनिस बॉल। स्टील बॉल का जो मास है लगभग हो गया 3 kg और इसका मास है लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरफ स्टील बॉल है, एक तरफ स्टील बॉल है, एक तरफ टेनिस बॉल है ना। दोनों को, इस पे पहली बात तो दोनों को किसको लिफ्ट करने में हमें इजी रहेगा, तो यहाँ सबको पता है कि हम टेनिस बॉल को बहुत इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे 2 फिंगर से भी इसको लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको लिफ्ट करने के लिए हमें पूरा ये ऐसे करके उठाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। इट मींस इसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, यानी ये अपने अंदर होने वाले चेंजेस को, अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस को क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
ये उतना रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरा, पहले तो हो गया लिफ्ट, अब लिफ्ट तो कर लिया, अब दोनों को हमें फेंकना है। फर्स्ट दोनों को हमें फेंकना है, तो किसको इजीली फेंक पाएंगे? अगेन आंसर आएगा टेनिस बॉल को इजीली फेंक सकते हैं, इस पे हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके बाद भी टेनिस बॉल दूर जाएगी, ये कहीं आसपास ही पहुंचेगी, है ना, 10 फीट 15 फीट आ जाएगी, रुक जाएगी। सेकंड, ठीक है। अगेन थर्ड, दोनों ये स्पीड से आ रहे हैं, अब दोनों स्पीड से आ रहे हैं, टेनिस बॉल को तो हम कैच भी कर सकते हैं, क्या स्टील बॉल को कैच कर पाएंगे? अगेन नहीं, इसको कैच करने की कोशिश करेंगे तो हाथ भी हमारा टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसको इजीली कैच कर सकते हैं, हम एक हाथ से क्रिकेट खेलते हैं, इजीली कैच कर लेते हैं। अगेन क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास कम है, तो इसमें हम इजीली इसके स्टेट में इजीली चेंज कर पा रहे हैं, उठा पाए, रेस्ट से इजीली उठा लिया, फिर रेस्ट से मोशन में ले आए, मोशन से रेस्ट में इजीली लेके आ गए। मास कम है तो इजीली इसमें चेंज हो रहा, मास ज्यादा है तो इसमें चेंज करना डिफिकल्ट है। इट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि मास जो है is the measure of मास ही इनर्शिया का क्या है? मेजरमेंट। अगर इनर्शिया नापना है, इनर्शिया को समझना है तो मास को समझिए, जिसके पास जितना ज्यादा इनर्शिया तो उसके पास उतना ज्यादा मास, है ना। इट मीन्स लार्जर द मास ऑफ body, greater will be inertia और वाइस। जिसके पास जितना ज्यादा मास उसके पास उतना ज्यादा इनर्शिया, या उसका जस्ट वाइस वर्सा। इसका मास ज्यादा था तो इसको, इसके स्टेट को, चाहे वो हमें रेस्ट से मोशन में लाना पड़ा या मोशन से रेस्ट, ठीक है, दोनों स्टेट को चेंज करना डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। ये हो गया इनर्शिया। अब करेंगे इनर्शिया के टाइप्स। जो हमने इनर्शिया पढ़ा उसको टुकड़ों में बांट देंगे, स्टेट वाला मोशन वाले को अलग में, ठीक है, रेस्ट वाले को अलग और डायरेक्शन वाले को अलग, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट है अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्टेटमेंट समझाने से पहले जरा इस पे जरा नजर मारना, इससे समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये कैरम बोर्ड है, ये इसकी कॉइन्स होती है, ठीक है। इस कॉइन्स को हमने एक के ऊपर एक ऐसे सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट बना लिया, यानी एक पिलर बना लिया। ये अपना स्ट्राइकर है, ठीक है। ये स्ट्राइकर जब ऐसे जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये जाएगा, जब ये रहा स्ट्राइकर, ये हिट करता है तो क्या होता है, यहाँ से सिर्फ एक कॉइन ऐसे निकल के आ जाती है, देखिए ये रहा, और बाकी पिलर सेम खड़ा का खड़ा रह जाता है ना, जैसा था वैसे कैसे। ऐसा क्या हुआ? तो सिंपल से इसने यहाँ से फोर्स लगाई, इसने नीचे वाले कॉइन पे फोर्स लगाई, तो नीचे वाले कॉइन का इस फोर्स की वजह से क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, है ना। बाकी सब रेस्ट में थे, ये भी रेस्ट से मोशन में आ गया, स्टेट चेंज हो गया। तो बाकी सब के सब किस में? रेस्ट में। रेस्ट में होने की वजह से सारे वो वही गए। इट मीन्स बाकी सब ने अपने रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज होने का क्या करा, चेंज होने से रोका, चेंज होने को होने से रेजिस्ट किया, अपोज किया, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंज को अपोज करे, रेस्ट करे, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हुआ? जैसे कि ये फुटबॉल, अब ये फुटबॉल पूरे दिन ऐसी पड़ी रह सकती है एक ही जगह पर, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें अगर चेंज करना है, क्योंकि ये अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंज का अपोज कर रही है, अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज का अपोज कर रही है। ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे पड़ी रहेगी, ठीक है। अब इसका स्टेट अगर चेंज करना है रेस्ट से, तो उस पे फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल ये हो गया। ऐसी एक एग्जांपल होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, आप ये ले सकते हैं, ये गिलास हो गया, इसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, ये कॉइन। जैसे आप कार्डबोर्ड को हिट करेंगे, फोर्स आपने लगाया कार्डबोर्ड पे, ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे होने की वजह से, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। कार्डबोर्ड मोशन में आने की वजह से नीचे से निकल जाएगा, ये रेस्ट में होने की वजह से ये क्या होगा, ये कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसी के बेसिकली कुछ एग्जांपल्स है अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट, इट इज ऑलवेज डेंजरस टू किक अ हैवी स्टोन लाइक अ फुटबॉल।
कि किसी पत्थर को किक मारना बहुत रिस्की काम होता है ना। उससे क्या होगा, अपना पैर फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोन के पास मास ज्यादा है मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो अपनी जो रेस्ट की स्टेट को उसको चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। और हम जो फोर्स लगा रहे हैं पैर से वो के अकॉर्डिंग बहुत कम है, हमारा पैर जो उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा उस पत्थर पर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पैर जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें चोट लग सकती है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अपनी जगह से नहीं लेगा। वहीं कि जब बस स्टार्ट होती है, रुकी हुई बस सडनली स्टार्ट करती है, जो पर्सन उसके अंदर बैठा होता है वो पीछे की तरफ हमेशा गिरता है। तो जरा समझिए कि ये एक पर्सन है, ऐसे ये बस है, ठीक है, रुकी हुई है। अब होता क्या है, बस जैसी इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो पर्सन जो इसमें बैठा होता है, खड़ा होता है, उसको हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो अपनी बॉडी पे, यानी वो हमेशा पीछे की तरफ ऐसे गिरता है। ऐसे क्यों गिरता है? तो देखिए, जैसे ही बस ने स्टार्ट किया मूव करना तो ये मोशन में आएगी, मोशन में आएगी तो ये जो लोअर पार्ट यानी लेग्स जो कांटेक्ट में है ये भी इस डायरेक्शन में मोशन में हो गया। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि इसकी जो बाकी बॉडी है जो कांटेक्ट में अभी ऊपर ऊपर है उसमें मोशन आने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बॉडी ऊपर की रेडी नहीं है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बॉडी क्या होगी, पीछे की तरफ, यानी अपने अंदर होने वाले, अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये तो आगे चले जाता है, वो सीधा होने की वजह से पीछे की तरफ गिरता है, यानी अपने एक स्टेट पे होने की वजह से, रेजिस्ट करने की वजह से वो हमेशा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो पेड़ होता है उसको जब हिलाते हैं तो उसमें से पत्ते, सूखे पत्ते या फ्रूट्स गिर जाते हैं। अगेन वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जब फोर्स लगाते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं वो रेस्ट पे होने की वजह से क्या हो जाते हैं, उससे टूटकर गिर जाते हैं और बाकी पेड़ मोशन में आ जाता है। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये गाड़ी है, मैंने एग्जांपल ये गाड़ी है, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, मूव करी जा रही है, किसी फोर्स से मूव करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, यानी हमने गाड़ी चलाई, फोर्स हटा देता, चलो गाड़ी को हमने स्पीड में भगाया और उसको एक्सेलरेट करके छोड़ दिया। अब ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि ये गाड़ी, जैसे ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था, कि ये गाड़ी सेम इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी और ये कभी नहीं रुकेगी। ऐसा होता है? तो आप लोग कहोगे नहीं, गाड़ी तो अपना रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, स्पीड डाउन हो जाती है उसकी। क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि नीचे की तरफ से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो क्या वो गाड़ी कभी रुकेगी? तो अगेन गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो जो इसका स्टेट है, किस स्टेट में है, ये भी मोशन वाले जो स्टेट है इसमें चेंजेस ही नहीं होने देगी। इनर्शिया ऑफ मोशन ये तो कहता है कि इसके अंदर जो जिस स्टेट में है ये, इसमें होने वाले किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इट मींस द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। ये बस है, बस पे जब हम सामान लेके जाते हैं तो बेसिकली उसको रस्सी से ऐसे बांध देते हैं ना, रस्सी से बांध के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस इस डायरेक्शन में मोशन में है तो ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में होता है कांटेक्ट में होने की वजह से। बट जैसे ही ये बस ब्रेक मारेगी, बस तो रेस्ट पे आ गई, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये ऑब्जेक्ट अभी भी मोशन में होने की वजह से ही आगे की तरफ गिर जाएंगे, तो ये सामान जो है टूट सकता है, इसीलिए इसको बांधा जाता है, राइट। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही इसको बांधा जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए कि जब मूविंग बस जो होती है उसको सडनली जब ब्रेक मारते हैं तो हमेशा वो आगे की तरफ गिरता है, जो भी पैसेंजर उसमें बैठा होता है। सेम वैसे ही है जैसे कि सामान अभी पीछे। तो क्या होता है, जैसा अभी बताया मैंने, तो ये बस जो है इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो ये जो पैसेंजर है ये भी इस डायरेक्शन में मोशन में होता है, ठीक है। बस जैसे ही ब्रेक मारता है तो इसका लोअर पार्ट किस में आ जाता है, ये भी रेस्ट पे आ जाता है, यानी ये दोनों पोर्शन इसके साथ कांटेक्ट में ये रेस्ट पे आ गए। बट अपर बॉडी मोशन में होने की वजह से वो आगे की तरफ ही, यानी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे की तरफ ही भागती रहती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ ही गिरता है, ठीक है। सेम होता है जब हम किसी बस से उतरते हैं और वो बस थोड़ी सी मोशन में हो। कई बार ऐसा होता है ना, बस से हम उतर रहे हैं बस स्टैंड पे और बस हल्की हल्की मोशन में होती है और हम कूदते हैं और फिर आगे की तरफ ऐसे भागने लगते हैं,
तो उसका भागने का रीजन यही है कि अगर हम आगे की तरफ नहीं भागेंगे तो गिर जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बस की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ना, बस मोशन में है, बॉडी भी मोशन में है। अब ठीक है, बॉडी एकदम से कूद के अगर स्ट्रेट खड़ी जाएगी, यानी बॉडी को आपने क्या कर दिया, एकदम से रेस्ट पे लिया है, यानी आपने उसके जो इनर्शिया ऑफ मोशन को उसको रेस्ट करने की कोशिश करी, है ना, उसकी वजह से वो क्या होगा, वो गिर जाएगा आगे की तरफ। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हमेशा आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए उतरते हैं, देन अपनी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो फिट जो है उसके साथ कांटेक्ट में आके रेस्ट पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्राउंड ऑलरेडी रेस्ट पे होता है, तो पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ उसका मोशन की डायरेक्शन होगी, तो अगर वो डायरेक्ट सीधा आके खड़ा हो जाएगा तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलिए अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स बॉडी की वो टेंडेंसी, किसी भी बॉडी की वो नेचुरल टेंडेंसी जिसकी वजह से वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन जिस डायरेक्शन में उसमें चेंज होने वाले चेंजेस को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बेसिक से क्या है, सिंपल से बताता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में ही रहना चाहता है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा, इसके अंदर होने वाले चेंजेस को वो रेजिस्ट करता है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि देखिए ये सूर्य कुमार यादव क्या होता है, जो भी कोई भी बॉल आती है उसको पीछे की तरफ ऐसे शॉट मार देते हैं, राइट, ऐसे पीछे की तरफ मार देते हैं, शॉट विकेट के पीछे बहुत आराम से सिक्स मार देते हैं, जबकि बॉल चाहे वो ऑफ साइड में आ रही हो, लेग साइड में आ रही हो, विकेट के बिल्कुल सामने आ रही हो, फिर भी वो इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये अपनी एक बॉल तो अपनी सेम डायरेक्शन में थी, वो तो स्ट्रेट जाना चाहती थी, बट इन्होंने क्या करा, यहाँ से इस पे क्या लगा दिया, फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी डायरेक्शन अगेन इनर्शिया चेंज करने के लिए इनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ एग्जांपल समझिए कि जो मूविंग कार होती है, ये मान लेते हैं मूविंग कार है, ये ऐसे जा रही थी, अब जैसे ये शार्प टर्न लेगी, अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है पहले स्ट्रेट, अब इसने एकदम से शार्प टर्न लिया, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो इसमें जो बैठा होगा वो बाहर की तरफ क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बाहर की तरफ गिरता है, वो हमेशा जो कर्व है उससे बाहर की तरफ वो गिरेगा। अगर वहां पे विंडो नहीं होगी और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, सोचिए अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, हमेशा वो बाहर की तरफ ही गिरेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। वो कार तो इस तरफ टर्न कर गई, लेकिन वो बॉडी क्या है, अभी भी सीधा डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ गिर रहा है। ठीक है, सेम होता है कि जब बारिश होती है, जो अम्ब्रेला होता है, ठीक है, वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये अम्ब्रेला मान लेते हैं, ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गया, कुछ इस टाइप से होता है ना, ये अम्ब्रेला हमने पकड़ रखा है। ठीक है, अब रेन ऐसे गिर रही है, क्या रेन अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? तो हमने तो जैसे सीधे गिर रही है, हमने ऐसे अम्ब्रेला पकड़ लिया, तो रेन सीधा कर रही है, इसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या अपने आप चेंज होगी? तो अपने आप चेंज नहीं होगी, उसको चेंज कैसे करते हैं, हम नहीं करते, उसको फिर एयर का प्रेशर आएगा उसके ऊपर, एयर क्या करती है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर वो सीधा ही गिर रही है और हमने अम्ब्रेला सीधा पकड़ा है तो कभी हमें भिगोएगी नहीं, गीला नहीं करेगी। लेकिन अगर वो उसकी डायरेक्शन ये है और हम सीधा पकड़ेंगे तो वो हमें भिगो सकती है, गीला कर सकती है, राइट। ऐसे एक होता है, ये है अपना टायर, किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है उसके ऊपर ऐसे ये मड गार्ड लगाया होता है, ये सबने देखा होगा, मड गार्ड नाम से पता चल रहा है, कीचड़ से गार्ड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। अब जो यहाँ से ये पानी कीचड़ में जब जाएगा तो ये इसके साथ चिपकने की वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये ऐसे 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 या ऐसे ऊपर की तरफ ये जाएगा, जब ये मूव करेगा तो ऊपर की तरफ इसके छींटे जो है कीचड़ चिपक के ऊपर की तरफ जो हटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये मड गार्ड नहीं होगा तो जो भी यहाँ बैठा होगा उसके सारे कपड़े इससे खराब हो जाएंगे, उसके तो होंगे साथ साथ उसके आसपास जो होते हैं उसके भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मड गार्ड। अब हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली होता है लॉ ऑफ इनर्शिया।
अगर इनर्शिया समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया। तो सॉरी, इसमें भी ये कौन सा है, फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट लॉ जो होता है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अब एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा अनटिल और अनलेस, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। क्लियर? इट मींस इनर्शिया, तीनों इनर्शिया को मिलाओ, ये लो बन जाएगा। देखिए बेसिक देखिए, ये बस मान या गाड़ी वाला, बस ऐसे जा रही थी, ठीक, ऐसे मूव करते रहेगी, अभी बताया था। ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करता रहेगा फ्रिक्शन लाइक सरफेस पे, कब तक, स्ट्रेट लाइन में जब तक मूव करता रहेगा, जब तक इस पे फोर्स, इट मींस ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इस पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, नीचे से फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी, तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, यहीं पर ही ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, मोशन में लेके आना है, तो ये रेस्ट पे पड़ा रहेगा जब तक कि इस पे इतनी फोर्स ना लग जाए। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो इसका स्टेट को चेंज कर दे, है ना। तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स हमने पीछे पढ़ा था कि जब तक इस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेंगे, ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। अगेन अगर डायरेक्शन वाली बात करें, तो जैसी गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज करी थी, तो वहां पे हमने सूर्य कुमार यादव का जो एग्जांपल लिया था, ये स्ट्रेट, ये बॉल जो है वो पीछे ही निकल जाती है सीधा, देखिए विकेट से कितनी दूर है, सीधा चली जाती है पीछे। तो लेकिन इन्होंने क्या करा, इस बैट से फोर्स लगाई और फोर्स लगाते इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, और डायरेक्शन चेंज करती ये बॉल बाउंड्री के बाहर चलेगी। तो जितने भी हमने इनर्शिया वाले जो एग्जांपल्स पढ़े थे, उन सब में फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिए। जैसे आगे गिर रहे थे बस से, आगे गिरते हैं, और आगे गिरने से अगर बचाना है, यानी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अब जो बस थी और जो पैसेंजर था वो दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में थे, लेकिन बस को तो चोट नहीं लगेगी ब्रेक मारने में, जो पर्सन बैठा है उसमें पैसेंजर, उसको चोट लगी, तो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए चेयर जो होती है, सीट्स होती है उसमें, और जो पिलर्स होते हैं उनको पकड़ता है, उसकी हेल्प से क्या करता है, फोर्स लगाता है अपने आप को बचाने के लिए। सेम जब बस सडनली चलना स्टार्ट करती है तो पीछे की तरफ गिरते हैं, उससे बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बेसिकली फोर्स लगाते हैं साइड से। तो हर किसी चीज में क्या है, जो भी इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा है, उसमें क्या है कि उसकी जो स्टेट जब चेंज हो रही थी, उस तो स्टेट कब चेंज होगी, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी, नहीं तो वो अपने ही स्टेट में चलता ही रहेगा। तो ये है हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जो टोटली बेस्ड था फोर्स और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ कवर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका सेकंड लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।